गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। पक्सिनिया ले रहे थे हम और इन माय लास्ट लेक्चर वी डिस्कस्ड अबाउट वेजिटेटिव स्ट्रक्चर, जनरल अबाउट पक्सिनिया ग्रामिनेस, जनरल अबाउट फिजियोलॉजिकल स्पेशलाइजेशन एंड वेजिटेटिव स्ट्रक्चर ऑफ पक्सिनिया। अब हम ले रहे हैं पक्सिनिया की लाइफ साइकिल। पक्सिनिया जो है मैक्रोसाइक्लिक हेट्रोशियस रस्ट है। मैक्रोसाइक्लिक मैंने तुमको बताया था, जिसमें एक से ज़्यादा तरीके के स्पोर्स का फॉर्मेशन हो। 5 तरीके के स्पोर्स बनते हैं इसमें। और हेट्रोशियस है, जिसमें लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए एक से ज़्यादा होस्ट की ज़रूरत होती है। तो इसको 2 प्लांट्स चाहिए होते हैं, व्हीट प्लांट और बर्बरस प्लांट। तो मैक्रोसाइक्लिक हेट्रोशियस रस्ट है। 5 तरीके के स्पोर्स बनते हैं: यूरिडोस्पोर, टेलिटोस्पोर, बेसिडियोस्पोर, पिक्निडियोस्पोर एंड एशियोस्पोर। और ये जो स्पोर्स हैं, ये जो होस्ट के हैं, 2 होस्ट हैं, उन होस्ट में एक पर्टिकुलर सीक्वेंस के अंदर, इनका डेफिनेट सीक्वेंस के अंदर इनका फॉर्मेशन होता है। जो सीक्वेंस है जिसमें ये बनते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी होस्ट में, वो सीक्वेंस ये है। प्राइमरी होस्ट इसका होता है व्हीट प्लांट, जिसको हम ट्रिटिकम एस्टाइवम भी कहते हैं। और ट्रिटिकम एस्टाइवम जो है, उसके ऊपर इसमें 2 तरीके के स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, यूरिडोस्पोर एंड टेलिटोस्पोर। तो वो यूरिडोस्पोर स्टेज कहलाती है, दूसरी कहलाती है टेलिटोस्पोर स्टेज। अल्टरनेट होस्ट जो है वो है बर्बरिस वल्गैरिस, और उसमें जो होस्ट प्लांट के ऊपर जो स्पोर्स बनते हैं वो बनते हैं पिक्निडियोस्पोर्स और एशियोस्पोर्स। तो ये 4 तरीके के स्पोर्स हुए। अब 5वां तरीके का जो स्पोर है वो स्पोर होता है बेसिडियोस्पोर। ये जो बेसिडियोस्पोर है, ये कहीं भी ज़मीन पे बनता है जहाँ ये फॉर्मेशन इसका होता है। तो सबसे पहले बनेगा यूरिडोस्पोर, उसके बाद बनेगा टेलिटोस्पोर, उसके बाद बनेगा बेसिडियोस्पोर, उसके बाद बनेगा पिक्निडियोस्पोर, उसके बाद बनेगा एशियोस्पोर्स। यूरिडोस्पोर, टेलिटोस्पोर बनेंगे प्राइमरी होस्ट के ऊपर, जो कि व्हीट प्लांट है या ट्रिटिकम एस्टाइवम है। इन दोनों स्पोर, पहला स्पोर बना यूरिडोस्पोर, दूसरा स्पोर बना टेलिटोस्पोर। टेलिटोस्पोर के बाद तीसरा स्पोर जो बेसिडियोस्पोर, वो बना जमीन के ऊपर। चौथा स्पोर पिक्निडियोस्पोर और 5वां स्पोर एशियोस्पोर। तो पिक्निडियोस्पोर और एशियोस्पोर ये दोनों अल्टरनेट होस्ट प्लांट जो इसका है बर्बरिस वल्गैरिस, उसके ऊपर बनते हैं। इसमें इस तरीके के वैरायटी ऑफ स्पोर्स का फॉर्मेशन है। अब हम इसको डिटेल में लेते आते हैं, क्योंकि इतने तरीके के स्पोर्स बनते हैं, इतनी डिटेल इसकी लाइफ साइकिल है, तो हम थोड़ा थोड़ा एक बारी में लेंगे ताकि हमको इसके कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होते चले जाएं। बहुत इंपॉर्टेंट फंजाई है। बहुत इंपॉर्टेंट फंजाई किस तरीके से है, क्योंकि ये बहुत ही इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट प्लांट, गेहूँ, उसके ऊपर डिजीज़ कॉज करती है। इसलिए ये सीरियल क्रॉप्स के ऊपर डिजीज़ कॉज करने वाली फंजाई है, इसलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब इसमें जो स्टेजेस हैं वो स्टेजेस हैं, पहली स्टेज हम जिसको पढ़ने जा रहे हैं वो है यूरिडोस्पोर स्टेज। ये स्टेज पक्सिनिया ग्रामिनेस की व्हीट प्लांट के ऊपर होती है। हम बार बार इस बारे में बात कर रहे हैं कि यूरिडोस्पोर और टेलिटोस्पोर स्टेज जो होती है वो व्हीट प्लांट पे होती है। तो यूरिडोस्पोर स्टेज के अंदर क्या होता है कि जो डाइकैरियोटिक माइसीलियम बनता है, वो कहाँ से बनता है? इसमें डाइकैरियोटिक माइसीलियम कहाँ से आ गया? एशियोस्पोर्स जो पहले से ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं नेचर में, जो बर्बरिस प्लांट पे बनेंगे बाद में, वो एशियोस्पोर्स अवेलेबल हैं। वो एशियोस्पोर्स अगर इस व्हीट प्लांट पे गिर जाएं तो वो एशियोस्पोर्स जर्मिनेट होकर के, क्योंकि एशियोस्पोर के अंदर 2 न्यूक्लियाई होते हैं, एक पॉजिटिव स्ट्रेन का, एक नेगेटिव स्ट्रेन का, डाइकैरियन। तो वो डाइकैरियोटिक वाला वो जो एशियोस्पोर है, वो अगर इसके ऊपर व्हीट के ऊपर गिर जाता है तो वो जर्मिनेट होकर के माइसीलियम बनाता है, और वो माइसीलियम जो होगा वो डाइकैरियोटिक माइसीलियम होगा। उसके अंदर हर सेल के अंदर 2 न्यूक्लियाई प्रेजेंट होंगे, एक प्लस स्ट्रेन का, एक माइनस स्ट्रेन का। ये जो एशियोस्पोर जो है, एशियोस्पोर के थ्रू एशियोस्पोर गिरा, एशियोस्पोर ने मॉइस्चर एब्जॉर्ब किया,
वो फूल गया, फूलने के बाद बाहर की आउटर जो है वो बस्ट हो गई और इनर कम्स आउट इन द फॉर्म ऑफ जर्म ट्यूब. इट एंटर्स थ्रू स्टोमेटा. स्टोमेटा के थ्रू वो जर्म ट्यूब जो थी वो एंटर कर गई और जो इंटरसेल्युलर स्पेसेस हैं उसके टिश्यूज़ में, लीफ टिश्यूज़ के बीच में, स्टेम में, ग्रोम्स में, होस्ट प्लांट के ऊपर, उनके सेल्स के बीच बीच में ये ग्रो करने लग जाता है. ये जो डाइकैरोटिक माइसीलियम है वो सब एपिडर्मल रीजन के अंदर इकट्ठा हो जाता है बहुत सारा, और जब इकट्ठा हो जाता है उसके बाद ये क्या करता है कि एपिडर्मिस के राइट एंगल्स के ऊपर स्ट्रोमेटा से बाहर निकलते हुए छोटे छोटे इरेक्ट हाइफा बनाता है बहुत सारा. और वो इरेक्ट हाइफा जो होते हैं, ये इरेक्ट हाइफा यहाँ पे देखो क्लियरली लिखा हुआ है कि डाइकैरोटिक माइसीलियम present in the subepidermal region develops many erect hypha which grow at right angles to the epidermis. That epidermis के right angles पे grow हो जाते हैं. तो सबसे पहले क्या हुआ, एशियोस्पोर जर्मिनेट होकर के स्टोमेटा के थ्रू एंटर करा, सेल्स के बीच में सेल्स के बीच में गया, टिश्यूज़ में गया. टिश्यूज से फूड मटेरियल कैसे लिया, हॉस्टोरिया के थ्रू. हॉस्टोरिया के थ्रू फूड मटेरियल ले लिया तो ब्रांचिंग रिब्रांचिंग हो गई. खूब जब उसकी ब्रांचिंग रिब्रांचिंग हो गई तो उसी स्टोमेटा के या दूसरे स्टोमेटा के जहाँ जब ये फैलता जा रहा है सब एपिडर्मल स्पेस के अंदर ये बहुत सारा इकट्ठा हो जाता है और फिर एपिडर्मिस के राइट एंगल के ऊपर इरेक्ट हाइफा बाहर की तरफ निकालने लग जाता है. हर इरेक्ट हाइफा के टिप के ऊपर जो है वो माइसीलियम राउंड ऑफ हो जाता है और बाई न्यूक्लिएट यूरिडोस्पोर उस टिप पे बन जाता है. ये स्पोर्स ग्रुप में बन जाते हैं क्योंकि कई सारे इरेक्ट हाइफा स्टोमेटा से निकले, तो कई सारे इरेक्ट हाइफा के टिप के ऊपर हर एक के टिप के ऊपर एक यूरिडोस्पोर बन गया और नीचे वाली उसकी स्टॉक हो गई. तो ये पूरा का पूरा छोटा स्ट्रक्चर यूरिडोसोराई स्पोर्स जो हो गए ग्रुप्स में हो गए और इसको हम कहेंगे यूरिडोसोराई. जैसे ही यूरिडोस्पोर्स का फॉर्मेशन हो गया, ये डिजीज सिम्टम जो होते हैं ये हमें दिखने लग जाते हैं रेडिश ब्राउन छोटे छोटे पस्ट्यूल्स के रूप में. पस्ट्यूल्स मतलब टाइपराइटर जैसे अगर छोटे छोटे निशान बनते हैं ना टाइपराइटर से अगर करते हैं तो वो छोटे छोटे डैश जैसा जो निशान होता है, छोटे छोटे डैश के निशान जैसे हमें स्टेम पे, लीव्स पे, पस्ट्यूल्स पे इसमें दिखने लग जाते हैं. ये छोटा छोटा काला काला जो दिख रहा है, रेडिश ब्राउन जो दिख रहा है, ये पस्ट्यूल्स जो हैं ये यूरिडोसोराई का नीचे फॉर्मेशन हो चुका है. कहाँ पे, स्टेम्स पे हो चुका है, लीफ पे हो चुका है, लीफ बेस पे हो चुका है, यहाँ पे सारा लीफ शीथ पे हो चुका है. तो ये जो होते हैं ये बनते हैं लेट स्प्रिंग में बनते हैं और जब ये बहुत बन जाते हैं तो अगर स्टोमेटा के थ्रू बाहर आ गए या फिर सब एपिडर्मल स्पेस के अंदर एपिडर्मिस के जस्ट नीचे इकट्ठे हो गए, जब ये बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं तो इनके प्रेशर से एपिडर्मिस रप्चर हो जाती है और ये रप्चर जब हो जाती है तो ये सारे के सारे बाहर आ जाते हैं इरेक्ट हाइफा और उसके टिप के ऊपर यूरिडोस्पोर. ये प्रेशर से उसको एपिडर्मिस को रप्चर कर सकते हैं. तो या तो डायरेक्टली स्टोमेटा के थ्रू बाहर निकल गया या फिर इसने इतना इकट्ठा हो गया कि एपिडर्मिस को रप्चर करके बाहर आ गया. जो मैच्योर यूरिडोस्पोर है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, स्टॉक्ड स्ट्रक्चर हुआ, सिंगल सेल का स्ट्रक्चर हुआ, ओवल उसका शेप होता है और बाई न्यूक्लिएट कंडीशन होती है. एक प्लस का उसके अंदर न्यूक्लियाई होगा और एक माइनस का न्यूक्लियाई होगा. स्पोर वॉल इसकी थिक होती है, 3 लेयर में डिफ्रेंशिएटेड होती है. आउटर लेयर थिक होती है, स्पाइनी होती है, जबकि अंदर वाली जो होती है वो थिन होती है और उसके अंदर 4 इक्वेटर वाले पॉइंट्स के ऊपर 4 इक्वेटोरियल थिन एरियाज होते हैं. थिन एरियाज का मतलब कि वहाँ पे से वो रप्चर करके जर्मिनेट हो सकता है. ये जो थिन एरियाज होते हैं जर्म पोल्स कहलाते हैं. बाई न्यूक्लिएट यूरिडोस्पोर जो होता है फंक्शंस एज ए कोनिडियम के जैसे काम करता है और उसमें ये कैपेसिटी होती है कि ये इमीडिएटली बनने के बाद जर्मिनेट हो सकता है. और जर्मिनेट होगा तो वापस किसको इन्फेक्ट करेगा, एक बार अगर इन्फेक्शन स्टार्ट हो गया एसिडियोस्पोर से
तो बहुत सारे यूरिडोस्पोर बन गए उसमें, वो बस्ट हो गई एपिडर्मिस, बहुत सारे यूरिडोस्पोर वापस वीट प्लांट पे गिर जाते हैं और वापस वीट प्लांट पे जर्मिनेट होकर के उसको वीट प्लांट को री इन्फेक्ट कर देते हैं। तो एक बार अगर एसिडियोस्पोर से इन्फेक्शन स्टार्ट हो गया तो उस प्लांट में बार बार इन्फेक्शन हो करके इतना फैल जाएगा कि वो केवल उसके ऊपर हमें पस्ट्यूल दिखेंगे रेड और ब्राउन कलर के। लेकिन ये यूरिडोस्पोर बर्बरिस को इन्फेक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि इसके बाद जो नेक्स्ट स्पोर का फॉर्मेशन होता है वो होता है टेलिटोस्पोर्स। तो ये है यूरिडोस्पोर। और यहाँ आप देखो उसके पूरे क्लियर कट जो मैं भी तुमको सारा बोल रही थी, यहाँ पे देखो ये पस्ट्यूल्स का फॉर्मेशन हो चुका है वीट लीफ पे, ये जर्मिनेशन हुआ यूरिडोस्पोर का और यूरिडोस्पोर वापस री इन्फेक्ट कर रहा है। इन्फेक्शन कैसे स्टार्ट हुआ था? एशियोस्पोर के जर्मिनेशन से। इसी तरीके से एशियोस्पोर जर्मिनेट होकर के स्ट्रोमेटा के थ्रू अंदर एंटर कर गया था। अंदर एंटर करने के बाद वो इस तरीके से ये डाइकैरियोटिक माइसेलम सेल्स के बीच बीच में ग्रो कर गया था और होस्टोरिया के थ्रू, ये देखो होस्टोरिया बना रखे हैं, होस्टोरिया के थ्रू फूड मटेरियल एब्जॉर्ब कर रहा है। ये देखो यहाँ पे ये वाला इस कोने पे होस्टोरिया दिखा रखा है, ये देखो यहाँ पे छोटे छोटे तो अलग स्ट्रक्चर्स हैं, ये यहाँ पे एक होस्टोरिया दिखा रखा है, ये होस्टोरिया बनने की स्टेज है। तो ये क्या करता है, सेल्स के बीच से होस्टोरिया के थ्रू फूड मटेरियल एब्जॉर्ब करेगा और ये इस तरीके से ऊपर की तरफ ग्रो करने लग जाता है। सब एपिडर्मल स्पेसिस के अंदर इकट्ठे होकर के इरेक्ट हाइफा ऊपर की तरफ ग्रो होता है। ओवल स्ट्रक्चर्स, बाइन्यूक्लिएट, एक पॉजिटिव स्ट्रेन का एक नेगेटिव स्ट्रेन का, और इसमें जो कवरिंग होती है वो दो की होती है, बाहर वाली थोड़ी सी इकाइन्यूलेट होती है और अंदर वाली स्मूथ होती है। ये जब प्रेशर बहुत ज़्यादा क्रिएट हो जाता है तो ये रप्चर हो जाती है, एपिडर्मिस रप्चर हो गई बाहर से, देखो रप्चर्ड एपिडर्मिस ऑफ वीट। और ये डाइकैरियोटिक माइसीलियम है और ये यूरिडोस्पोर्स है और ये यूरिडोस्पोर की स्टॉक है नीचे। ये यूरिडोस्पोर का स्ट्रक्चर देख सकते हो आप, ओवल स्ट्रक्चर, बाइन्यूक्लिएट, जम्पोर भी दिखा रखा है इसमें, दो जम्पोर इधर हैं और दो जम्पोर इस साइड, एक इस साइड और एक उस साइड। तो 3D में अगर आप देखें तो दो साइड हो गए और दो बची हुई दो साइड्स के ऊपर और दो जम्पोर्स हो जाएंगे तो 4 जम्पोर्स हो गए। ये स्टॉक हो गई, ये इसकी बॉडी है, अंदर वाली इंटाइन है, बाहर वाली एक्साइन है। एक्साइन जो है वो थोड़ी सी इकाइन्यूलेट है, स्मूथ नहीं है। ये हो गया इसका, ये देखो ये वापस दिखा रखा है कि जर्मिनेशन हुआ जर्म ट्यूब के थ्रू, ये एंट्री लिया इसने और सब स्टोमेटल स्पेसेस के थ्रू फैल करके ये पूरे में इन्फेक्शन कॉज कर रहा है। तो जो पक्सिना ग्रामिनिस है इसकी यूरिडोस्पोर स्टेज है। फर्स्ट में यूरिडोसोराई ऑन वीट, ये देखो ये पस्ट्यूल्स है। पस्ट्यूल्स क्या है, कुछ नहीं, उसी पस्ट्यूल को अगर जिस पे दिख रहा है हमें रेडिश ब्राउन स्ट्रक्चर दिख रहा है, अगर हम इसका सेक्शन काटेंगे तो ये दिखेगा, बाहर से हमें ये दिख रहा है। और जब सेक्शन काट रहे हैं तो अंदर क्या है, अंदर क्योंकि डार्क ब्राउन इसकी वजह से हो रहा है, यूरिडोस्पोर्स के बनने की वजह से डार्क ब्राउन हो रहा है। ये वर्टिकल सेक्शन ऑफ वीट लीफ है पासिंग थ्रू, ये सेक्शन कटा हुआ है और ये सिंगल यूरिडोस्पोर है और ये है जर्मिनेशन ऑफ यूरिडोस्पोर, जर्मिनेशन ऑफ यूरिडोस्पोर। तो अभी इसमें हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि यूरिडोस्पोर स्टेज क्या है और वो कैसे इन्फेक्ट करती है। और जर्मिनेशन जो होता है यूरिडोस्पोर का वो फेवरेबल कंडीशन के अंदर होता है। वो जैसे ही उनको फ्रेश वीट लीव्स मिलती हैं तो वो उसके कांटेक्ट में आते के साथ ही, थोड़ा मॉइस्चर के साथ ही वो जर्मिनेट हो जाते हैं और एक या एक से ज़्यादा जर्म ट्यूब बना देते हैं। यहाँ देखो एक या एक से ज़्यादा जर्म ट्यूब बना देते हैं और जर्म पोर्स ये है, जो हर जर्म पोर है वहाँ से एक ट्यूब बन सकती है। ये जर्म ट्यूब जो होती हैं वो उसके होस्ट एपिडर्मिस के ऊपर ग्रो करती है और स्ट्रोमेटा के थ्रू एंटर कर जाती है और वापस उसमें री इन्फेक्शन कॉज करती है। तो ये री इन्फेक्शन का सोर्स है। हेल्दी प्लांट में इन्फेक्शन हो सकता है या उसी प्लांट में बार बार इन्फेक्शन हो सकता है, क्योंकि जहाँ जहाँ ये गिरते जाएंगे वहाँ इन्फेक्शन होता जाएगा। तो सीवियरिटी इन्फेक्शन जो डिजीज़ की है वो बढ़ती जाती है, इन्फेक्शन बहुत सीवियर हो जाता है। तो अभी हमने इसकी यूरिडोस्पोर स्टेज देखी, हम इसी को कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट में।
बाय बाय।